बात मत करो अब। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आनुवांशिकी ना, जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स किसे कहते हैं आपको बता दिए हैं कि वंशागति और विविधता का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवांशिकी। वंशागति का मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण को वंशागति कहते हैं। वंशागति होता क्यों है, जीन की वजह से। तो जीन किसे कहते हैं, डीएनए का जो खंड होता है उसे जीन कहते हैं। क्रोमोसोम के अंदर आता है डीएनए, और डीएनए को और बड़ा करके देखेंगे तो उसी में मिलेगा क्या, जीन ना, उसी में मिलेगा जीन। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने। किसने, जॉनसन ने। ठीक, और आनुवांशिक के पिता कहलाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किस पे अध्ययन किया था, पाइसम सटाइवम यानी मटर के पौधे पर अध्ययन किया था, ये भी आपको बता दिए थे। ठीक, इनके 3 नियम थे मेंडल के, प्रभाविता का नियम ना, और इसके बाद जो था या तो वियोजन का नियम कह लो या लैंगिक शुद्धता का नियम कह लो ना, वो दूसरा नियम था। तीसरा नियम था स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ये तीनों नियम आपको बता दिए। इसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे डीएनए के विषय में। डीएनए का रासायनिक संरचना आपको बता दिए थे कि डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं। डीएनए क्या करता है, माने वंशागति में भाग कौन लेता है, डीएनए। अब वंशागति में भाग लेने का काम करता है डीएनए, लेकिन कहीं कहीं भैया किसी में डीएनए नहीं होकर कि केवल आरएनए होता है, और आरएनए जिसमें है तो इसका मतलब वो वंशागति नहीं करेंगे। आरएनए से क्या बन जाता है, आरएनए से डीएनए बनता है पहले ना। डीएनए से आरएनए तो बनेगा जिसमें है, और जिसमें नहीं, जैसे वायरस है, कैसा है, आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस जो करता है ना, आरएनए से पहले बनाता है डीएनए ना, इसी को कहते हैं आरटी-पीसीआर। आरटी का मतलब का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है रिवर्स, क्या है और डायरेक्ट क्या है, ये अच्छे से। आरएनए से डीएनए क्या है, डीएनए से आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, लेसन क्या है, दोनों, ट्रांसलेशन भी और ट्रांसक्रिप्शन भी। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से बनना, आरएनए से जो भी बनेगा अमीनो अम्ल, वो कहलाता है ट्रांसलेशन, अनुवादन। तो वहाँ अभी देखेंगे हम लोग क्या है, कैसे है। पहले आप लोग जो पढ़े थे कल, केमिकल संरचना जब देख रहे थे आप, तो आपने देखा कि जो डीएनए है यह 3 खंडों में बट जाता है। एक को आप कहते हो शर्करा। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद आप लोगों ने इसी में देखा था डी लगा है, डी का मतलब कमी है, और कमी है तो किसकी कमी है, ऑक्सी माने ऑक्सीजन। डीऑक्सीराइबोज, राइबोज शर्करा है, राइबोज क्या है, शर्करा में, और इसके किस कार्बन में, दूसरे नंबर के कार्बन में ऑक्सीजन की कमी, सेकंड कार्बन पे। तो डीएनए के सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के विषय में कंप्लीट बता दिए थे। ये भी बता दिए थे कि इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं जो द्विकुंडलित होता है, ऐसा ये। ठीक, ये है डीएनए। डीएनए में यहाँ से यहाँ ये नाइट्रोजनी क्षार लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। इनका अरेंजमेंट जो होता है ये ज़रूरी नहीं है भैया कि इनका अरेंजमेंट एक जैसा हो सकता है। पहले देखिए इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार थे, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन के साथ थायमिन था, ए के साथ टी था, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, जबकि थायमिन और एडेनिन और थायमिन के साथ डबल बॉन्ड। ये बता दिए थे। ये आपने इसको 3 भाग में बांटा था। शर्करा 5 कार्बन वाला था, और उसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी थी। और ये जो था नाइट्रोजनी क्षार, ये 2 भाग में आपने बांटा था, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और क्या था, ग्वानिन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, इसीलिए एक तरफ लिखे हैं। और इसमें थायमिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये इसमें हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा, हाइड्रोजन। आज इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखना है
तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉन। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भैया कितना 34, यानी ये कुंडली जो है ये 34 एंगस्ट्रॉन, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉन। और एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसके बीच जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक सबसे अधिक मोटाई या सबसे अधिक व्यास, अधिकतम व्यास, तो अधिकतम व्यास इसका कितना होता है 30 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, डीएनए का कार्य क्या है, डीएनए का भौतिक गुण आपको पढ़ना है। अब अच्छा 30 लिख दिए क्या, 20 एंगस्ट्रॉन, 20 एंगस्ट्रॉन इसका व्यास है। ठीक, व्यास का मतलब आप समझते ही हैं, वृत्ताकार हो या फिर वक्राकार हो तो व्यास। अब देखिए डीएनए का मुख्य कार्य क्या था, यानी लक्षण को एक पीढ़ी से यानी वंशागति में क्या करना, भाग लेना, वंशागति में भाग लेना। तो डीएनए, अब डीएनए का भौतिक गुण, डीएनए का रासायनिक गुण कल पढ़ा दिए थे, आज हम लोगों को पढ़ना है भौतिक गुण। और डीएनए में जो फॉस्फेट समूह था, ये कितने समूह होते हैं 3। ये कितने भाग में बटा है भैया, 2 कुंडली में। देखो एक कुंडली इधर और एक कुंडली इधर, ये है द्विकुंडलित होता है। ये कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। इसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने 1953 में। कब, 1953। किसने खोज किया, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक। ये द्विकुंडलित होता है, इसको बताने का काम किए थे वाटसन और क्रिक ने। किसने बताया, वाटसन और क्रिक। तो इसीलिए इसे वाटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। ठीक, कब बताया, अब पहले लिखो डीएनए का भौतिक गुण, डीएनए का कौन सा गुण, भौतिक। कल याद करो रासायनिक पढ़ा दिए थे, भौतिक गुण। एक चीज़ यहाँ ये भी ध्यान रखना भैया कि जो डीएनए है यह वंशागति में भाग लेता, वंशागति के इसका मुख्य कार्य है। तो वंशागति में भाग लेना इसका कार्य होता है। वंशागति में, वंशागति में क्या करना, भाग लेना, भाग लेना। ठीक, इसका मुख्य कार्य है वंशागति में भाग लेना, मुख्य कार्य। ठीक, अगला इसी में इसकी खोज, द्विकुंडलित शाखा की खोज किसने किया था, यह द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित। इसको द्विकुंडलित बताने का काम किए थे वाटसन और क्रिक, वाटसन व क्रिक। ठीक, वाटसन क्रिक 1953 में, 1900 कब, 53 में। ठीक, वाटसन और क्रिक ने 1953 में इसके विषय में बताया। ये देखिए ये इसके लिए और भी आए, फ्रैंकलिन, एक वैज्ञानिक हैं फ्रैंकलिन और विल्किंसन, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन और विल्किंसन, वह विल्किंसन, विल्किंसन, फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने एक्स किरणों के ऊपर, किससे, एक्सरे से, हाँ एक्सरे के विवर्तन से, विवर्तन से इसका क्या किया था, अध्ययन ना, अध्ययन किया था। अब ध्यान सुनो, यानी ये बताया जब वाटसन और क्रिक ने कि ये कैसा होता है, द्विकुंडलित, तो इसके द्विकुंडलित प्रभाव को ये सही है कि गलत है, इसको देखने के लिए 2 वैज्ञानिक आए, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, यही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तड़ित झंझावार यानी जो बिजली कड़कता है बादल के समय, उसके विषय में बताने का काम यही किए थे। ये विल्किंसन, ये एक्सरे का विवर्तन कर दिए, फिजिक्स में विवर्तन पढ़ा दिए हैं ना, नहीं आप जानते होंगे तो कोई बात नहीं, फिर 11 में पढ़ेंगे तब जान जाएंगे। विवर्तन, विवर्तन, एक्सरे का विवर्तन करके अध्ययन किया कि सही बात है, जो इन्होंने बताया है वो क्या है, सही है। ठीक, तो इसीलिए इनको और ये तीनों लोगों को, ये तीनों को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको किसको, वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन को, केवल 3 लोगों को। 1962 में फ्रैंकलिन, वाटसन और क्रिक को इस कार्य के लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। कल याद करो ये भी बता दिए थे कि एक क्रिस्पर मेथड आया है, क्रिस्पर विधि, अगर वो सक्सेस हुआ तो जैसे यहाँ पर दिक्कत है इस जीन में, तो यहाँ के जीन को हटा करके यहाँ नया जीन लगा दिया जाएगा, इसी के डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार में।
तो ये कितने नाइट्रोजनी क्षार से बना हुआ है? 2 ना, 2 इधर 2 इधर, कितने? 4। ठीक, तो अब बताओ, ये कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग क्या पढ़ें अब? RNA ना, DNA कंप्लीट। DNA में और कुछ नहीं है, DNA का सबसे मुख्य पूछेगा कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार? 4। कौन कौन? एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और एडेनिन और थायमीन के बीच डबल बॉन्ड किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। एक प्रश्न और पूछ सकता है, इसमें जो हाइड्रोजन बंध है ना, कितना डिग्री गर्म कर दें कि ये हाइड्रोजन बंध टूट जाए? तो 90 डिग्री से अधिक तापमान पर, 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर यह टूटने लगता है। हाइड्रोजन बंध क्या होने लगता है? आपको बता दिए थे कल, ये जो है ये कौन सा बंध है? हाइड्रोजन बंध। तो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होना चालू हो जाएगा? टूटना चालू हो जाएगा। और इसी को, इसके टूटने को ही विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण, विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण याद करो, आप लोगों को बताए हैं विकृतीकरण। विकृत गंधिता न, जब हम लोग पैकेटों में नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं जिससे उसमें विकृत गंधिता न आए, तो यानी 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर यह गर्म करने पर DNA का क्या होने लगता है? DNA के जो हाइड्रोजन बंध हैं डबल हेलिक्स वाले में जो हाइड्रोजन बंध है ये टूटने लगता है। इस टूटने को ही हम क्या कहते हैं? विकृतीकरण। लेकिन अगर 90 डिग्री से गर्म कर दिया और फिर से इसको ठंडा करना चालू आप कर दो ना, तो फिर से अगर इसके तापमान को आप कम करोगे, तापमान को फिर से क्या करना चालू कर दोगे? कम। तापमान को अगर हम कम करना चालू कर देंगे तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं एनीलिंग। DNA एनीलिंग, DNA एनीलिंग, एनीलिंग। ये भी प्रश्न पूछता है, DNA का एनीलिंग किसे कहते हैं? तो यानी हाँ, या इसी को पुनः प्राकृतिकरण भी कहते हैं। ये भी कह सकते हो पुनः प्राकृतिकरण, पुनः प्राकृतिकरण, प्राकृतिकरण, पुनः प्राकृतिकरण ये है। ठीक, तो यानी अगर तापमान 90 डिग्री से ज़्यादा करोगे तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन बंध जो है ये टूटना चालू हो जाएगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन के बीच में जो हाइड्रोजन बंध हैं वो टूटने लगते हैं। इस टूटने की घटना को हम क्या कहते हैं? विकृतीकरण। क्या कहते हैं? अगर फिर से इसके तापमान को हम कम करना चालू कर दें, क्या करना चालू? कम, तो ऐसी स्थिति में यह फिर से जुड़ने लगता है। इस जुड़ने की घटना को DNA एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? DNA एनीलिंग। और इसे एक नाम और जाना जाता है जिसको हम कहते हैं पुनः प्राकृतिकरण, पुनः प्राकृतिकरण। अब इसमें कुछ नहीं बचा, DNA के विषय में जो भी था, इसका मुख्य कार्य होता है वंशागति में क्या करना? भाग लेना। इसका मुख्य कार्य है वंशागति में भाग। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार? 4। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायम। आगे प्रश्न और पूछेगा, तो पूछेगा प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो एडेनिन और ग्वानिन आता है। एडेनिन और ग्वानिन। पूछ लेगा पिरामिडीन के अंतर्गत कौन कौन आता है? थायमीन और साइटोसिन। थायमीन और, आपसे पूछ सकता है एडेनिन और थायमीन के बीच कौन सा बंध? डबल। और इस डबल बंध में कौन बंध है? हाइड्रोजन बंध। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कौन सा बंध? ट्रिपल बॉन्ड। जो भी प्रश्न पूछेगा आप बता लोगे आप। अगर पूछ लेगा इनका व्यास कितना है तो 20 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर माइनस 10। अगर इनके दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन, कितना? 34 एंगस्ट्रॉन। तो 34 एंगस्ट्रॉन दोनों कुंडली के बीच की दूरी है। अगर आप दोनों कुंडली के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन है तो 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो गुणा करके निकाल सकते हो। ठीक, गुणा करके नहीं। ये कितने कुंडलियों में बटा होता है? 2। कितने कुंडली में? 2 कुंडली में। बताने का काम किसने किया? वाटसन व क्रिक। वाटसन व क्रिक। अब देखिए ये DNA जो है, आगे हम लोगों को क्रोमोसोम पढ़ना है। क्रोमोसोम को ही जब बढ़ाते हैं तो उसमें निकलता है DNA, और DNA को और बड़ा करते हैं तो उसमें निकलता है जीन। जो क्या करता है? जो DNA का खंड होता है। जीन DNA का क्या होता है? खंड होता है, जो लक्षणों का निर्धारण करता है कि हमारे लक्षण कैसे होंगे। ठीक, ये था पूरा कंप्लीट DNA।
अब इसी के बाद आता है क्या, RNA। DNA का पूरा नाम कई बार बता दिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। डी का मतलब कमी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज मतलब शर्करा। शर्करा के सेकंड वाले कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब हम लोगों को पढ़ना है अगला RNA। RNA मतलब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल में कमी नहीं होती, किसकी, ऑक्सीजन। वहाँ भी 4 नाइट्रोजनी क्षार, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, केवल एक नहीं रहेगा। RNA और DNA में सबसे बड़ा अंतर यही है, जहाँ थायमीन है उस जगह पे हो जाएगा यूरेसिल। देखो लिखा होगा कहीं यूरेसिल, थायमीन की जगह क्या हो जाता है, यूरेसिल। यूरेसिल आप देखना, जहाँ नाइट्रोजनी क्षार दिया होगा RNA में, वहाँ लिखा होगा कि एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो यानी RNA और DNA में सबसे बड़ा अंतर अगर इसकी व्यवस्था में पूछेगा तो यह द्विकुंडलित है और RNA सिंगल हेलिक्स होता है, यानी रेखीय होता है। ठीक, उसमें द्विकुंडलित नहीं होता। RNA, अब RNA में आपसे पूछेगा कि कितने नाइट्रोजनी क्षार, उसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार और इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, लेकिन एक अंतर मिल जाएगा, इसमें एडेनिन है उसमें भी एडेनिन होगा, इसमें ग्वानिन है उसमें भी ग्वानिन होगा, इसमें साइटोसिन है उसमें भी साइटोसिन होगा, इसमें थायमीन है उसमें थायनीन की जगह यूरेसिल होगा। और यूरेसिल कहते किसे हैं, कुछ नहीं, केवल और केवल एक मेथिल समूह जुड़ जाता है। किसमें, थायमीन में एक मेथिल समूह जुड़ेगा तो वही हो जाता है क्या, यूरेसिल, थायमीन बन जाता है। यूरेसिल में एक मेथिल समूह जोड़ने पर वो बदल जाता है किसमें, थायमीन। वहाँ देखो दिया होगा खूब अच्छे से, कहीं नहीं मिल रहा है, अरे मिला होगा, आप लोग देख ही रहे। लाओ इधर किताब, तुम लोग क्या देखते हो, किताब लिए हो फिर भी नहीं देख पा रहे हो, बेवकूफ़। दिया तो है, यहाँ सीधा तो लिखा है, इसमें शर्करा राइबोज होती है, इसमें थायमीन नामक नाइट्रोजनी क्षार के स्थान पर यूरेसिल होता है। बेवकूफ़, पता नहीं क्या क्या देखते हो, सब दिया है, पढ़ोगे। जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखो। तो यानी इसमें भी 3, इस RNA को भी हम 3 रूप में बांटेंगे, एक शर्करा हो जाएगा, दूसरा नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगा, तीसरा फॉस्फेट समूह। यहाँ भी तीनों चीज़ होगा। और फास्फेट समूह में यहाँ जहाँ हम लोग शर्करा लिखे थे, शर्करा में वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ठीक, वहाँ राइबोज न्यूक्लिक अम्ल था, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं शर्करा में। इस वाले DNA के शर्करा में ऑक्सीजन की क्या थी, इस वाले के हाँ सेकेंड कार्बन पर, और RNA के शर्करा में कोई भी कमी नहीं हो। पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसमें भी प्यूरिन और पिरामिडिन होता है, RNA में भी प्यूरिन और पिरामिडिन, उसमें भी नाइट्रोजनी क्षार था, इसमें भी नाइट्रोजनी क्षार, उसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, इसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार। वहाँ पर प्यूरिन और पिरामिडिन था, यहाँ पर भी प्यूरिन और पिरामिडिन रहेगा। वहाँ पर प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन था, यहाँ पर भी प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन रहेगा। वहाँ पर पिरामिडिन में थायमीन और साइटोसिन था, यहाँ पर पिरामिडिन में थायमीन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन की जगह साइटोसिन ही रहेगा। इसमें नो चेंज, यानी बदलाव केवल और केवल कहाँ है, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या है कि थायमीन के स्थान पर इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। समझ गए। और बिल्कुल सेम सब कहानी चलेगा। हाँ, इस सब का कार्य है जीन के लक्षणों का निर्धारण करना, यही तो आपको दिखाता है। आप कल बताए थे अगर किसी का राख मिल जाता है तो आप बता लेते हो कि यह इन्हीं का लड़का है, बाल मिल जाए तब भी बता लेते हो कि इन्हीं का लड़का है। क्यों? क्योंकि यही अरेंजमेंट ही एडेनिन ग्वानिन, ये ज़रूरी नहीं है कि एडेनिन के बाद ग्वानिन ही आए और ग्वानिन के बाद एडेनिन ही आए, ये आवश्यक नहीं, लेकिन ये आवश्यक है कि एडेनिन और ग्वानिन का योग हमेशा
इसका योग, इसका योग बराबर होगा इसके योग। ये हमेशा आपस में इस तरफ का योग इस तरफ के योग के बराबर हमेशा होगा, जिसे चारगाफ रूल कहते हैं, चारगाफ फार्मूला। ठीक, ये इसका काम समझ गया क्या है। अब इसका मतलब यही मेन है, इसी का अरेंजमेंट ही बता देता है। किसी में अगर इसी का अरेंजमेंट देख लेते हैं तो कहते हैं कि इनका डीएनए उनसे मिल रहा है। डीएनए नहीं मिलता, बल्कि यही अरेंजमेंट मिल जाते हैं। ठीक, क्योंकि हर व्यक्ति, पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, सबका अरेंजमेंट इधर उधर रहेगा। ठीक, ये अब बोलो अगर दिक्कत हो तो, नहीं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, RNA। ठीक, इसको उतार लो, अगर दिक्कत हो तो आप पूछ लो, नहीं तो हमको अब पढ़ना है आगे RNA। उतार लो इतना।